नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और यह बड़ी खबर बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल पर बहुत बड़ी राहत दी गई है। एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। पेट्रोल के दाम कम होंगे, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में कटौती की गई है। 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत यह सब्सिडी मिलेगी और 1 साल में 12 सिलेंडर पर यह सब्सिडी दी जाएगी। तो आम लोगों को केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर भी कटौती की गई है, यानी कि 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत 1 साल में 12 सिलेंडर पर यह सब्सिडी मिलेगी। डीजल और पेट्रोल के रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और कहीं न कहीं आम जनजीवन भी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसे देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कल से काफी कहा जाए तो लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी की जा रही है। करीब 9.5 रुपए अगर बात की जाए तो पेट्रोल के रेट में कमी रहेगी। तो कहीं न कहीं इससे आम लोगों के जनजीवन पर भी अगर कहा जाए तो इसका काफी फायदा पहुंचने वाला है। किस तरह से आप देखते हैं कितना महंगा लगता है अभी पेट्रोल? 108 रुपए है करीब। अभी तो पेट्रोल बहुत महंगा लगता है, 108 रुपए होगा। इसमें अगर कम होगा तो हम लोग को बहुत फायदा होगा, कि इसके थ्रू सब सामान का रेट बढ़ रहा है। तेल के ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, इसीलिए देखिए बाइक में इतना सामान हम लोग को ले जाना पड़ता है ढो के। यही अमर कुमार सिंह। तो कल से पेट्रोल डीजल का रेट भी डाउन हो रहा है। इसका खासा असर किचन पे भी पड़ता है। अगर कहा जाए तो तमाम तरह की चीजें महंगी हो जाया करती हैं। तो इस तरह के स्टेप को किस तरह देखते? ये बहुत अच्छा स्टेप हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। ये बहुत ज़रूरी था ये स्टेप लेने के लिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमारा पेट्रोल जो 108 रुपये हो चुका था। तो ये एक तरह से इसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होने की वजह से ये बहुत सारे हमारे घर के चीज़ों पे और भी चीज़ों अदर गुड्स पे भी बहुत ये इफेक्ट ला रहा था। तो ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है बहुत सही किया और हम इसके लिए बहुत अच्छा है। हमारा डेली का जो हमारा कॉस्ट जो हो जा रहा था पेट्रोल भराने का, उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। दिन के अगर 100 रुपये भी अगर 50 रुपये एक्स्ट्रा चले जा रहे तो बहुत डिपेंड करते हैं हमारे अगर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो बहुत अच्छा ये स्टेप है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी, मेरा नाम चंदन कुमार। तो जाहिर तौर पर कहा जाए तो आम लोग भी सरकार के इस स्टेप को कहीं ना कहीं सराह रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्टेप लिया गया है और सरकार के द्वारा, और अगर पेट्रोल और डीजल के रेट कम होते हैं तो न सिर्फ उनकी जो परिवहन का कॉस्ट है वो कम होगा, बल्कि जो घर के खर्चे हैं, जो अगर खासकर किचन की बात की जाए या फिर तमाम सामान जो जरूरत के हैं, उसमें भी महंगाई कम होगी और कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं वो राहत महसूस करेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। अगली खबर का रुख करते हैं। खदान लीज मामले में सीएम हेमंत पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम हेमंत की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम को तलब कर लिया है। निर्वाचन आयोग सीएम से जवाब जो दिए गए थे उससे संतुष्ट नहीं दिख रहा है। सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर लटकी तलवार, बचेगी कुर्सी या जाएगी सदस्यता? निर्वाचन आयोग ने सीएम को किया तलब। 31 मई को हाजिर हो हेमंत। सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा? सीएम हेमंत सोरेन पर खदान लीज की फांस कसती ही जा रही है। सीएम हेमंत की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं है। निर्वाचन आयोग ने खदान लीज मामले में सफाई पेश करने के लिए सीएम को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। आयोग का आदेश हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब देने के बाद आया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन आयोग के सामने खुद उपस्थित होकर अपनी बातों को रखें। वहीं हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को भी 30 मई तक निर्वाचन आयोग ने हाजिर होने का निर्देश दिया है।
वहीं बीजेपी ने एक बार फिर सीएम को आरोपों के कट घड़े में खड़ा कर दिया है। एज ए मिनिस्टर और एज ए मुख्यमंत्री आप अपने ही नाम पर लीज को आवंटित करने का परमिशन देते हैं, तो आप कोई भी फाइल जानबूझकर या अज्ञानता पूर्वक तो नहीं करेंगे। पद में रहते हुए उसको लाभ ले लिया तो उसमें मुझे लगता है कि इस मामले में चुनाव आयुक्त में विचाराधीन है, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल करने के बाद बुलाया है। ऐसे में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो सकती है। बतौर राज्य के सीएम व्यक्तिगत तौर पर निर्वाचन आयोग के सामने पेशी से ही ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि ये मामला कितना संगीन है। खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग किस तरह से सख्त है, बड़ा सवाल है कि अब हेमंत सोरेन क्या करेंगे। क्या वो खुद जाकर अपना पक्ष रखेंगे या फिर निर्वाचन आयोग 31 तारीख के बाद फैसला लेगा। सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। तो सीएम हेमंत की कुर्सी बचेगी या उनकी सदस्यता जाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया है। खदान लीज मामले पर सीएम को तलब किया गया है। अब सीएम ने जो जवाब दिया था उस पर निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है। 31 मई को सीएम को पेश होने का आदेश दिया गया, यानी कि सीएम 31 मई को निर्वाचन आयोग के समक्ष हाजिर होंगे। उससे पहले उनके भाई और विधायक बसंत सोरेन को भी 30 मई को निर्वाचन आयोग ने हाजिर होने का आदेश दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्वाचन आयोग उन पर क्या फैसला लेता है। जिस तरीके से खदान लीज मामले को लेकर इस वक्त सियासत उफान पर है, उसके बाद लगातार बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन जो जवाब दिए गए थे वो जवाब अभी जो दिए गए हैं वो संतुष्ट नहीं है निर्वाचन आयोग। हमारे साथ न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं? एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है। जवाब जरूर दिया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से, लेकिन निर्वाचन आयोग उससे संतुष्ट नहीं है, यानी कि अब 31 मई को हर हाल में हाजिर होना है सीएम को। जी हाँ, देखिए टेक्निकली अगर आप देखें तो चुनाव आयोग ने जिस दिन नोटिस भेजा उसके बाद इनको रिप्लाई करना था। इन्होंने अपनी मां की तबीयत और सेहत का ध्यान का हवाला देते हुए वक्त मांगा था। चुनाव आयोग ने वो वक्त दिया। वक्त देने के बाद इन्होंने 20 तारीख तक इनको रिप्लाई करना था। रिप्लाई भी इनकी तरफ से गया। अब रिप्लाई अगर इनका संतुष्ट होता, जो अगर आप टेक्निकली देखें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर संतुष्ट होता तो शायद इनको फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं बुलाया जाता। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस के लिए बुलाने का ये संकेत साफ दिख रहा है कि इनके सवालों से, इनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, जब ही ये तीसरे मौके के लिए तीसरी बार इनको अपने यहाँ पे 31 तारीख को प्रेजेंट रहने के रहकर अपनी बात रखने का मौका दिया है, ताकि कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप ना हो। पत्राचार के दरमियान आप अपनी बात को नहीं रख पाए पॉइंट टू पॉइंट, वैसे ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी ऑप्शंस होंगे मुख्यमंत्री के पास थे, उन्होंने लीगल सलाह लेने के बाद ही ये अपनी राय रखी थी। लेकिन कुल मिलाकर अब 31 तारीख को प्रेजेंट होने का ये मतलब है कि इनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ है। एक मौका बचा है इनके पास, उस मौके पर देखना होगा कि चुनाव आयोग का जो क्वेरी है उस क्वेरी को ये कितना संतुष्ट कर पाते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से दिख रहा है जी, उसके मुताबिक इन मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। इनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ दिख तो फिलहाल नहीं रहा है चुनाव आयोग। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटकी है। बात चाहे खदान लीज मामले की हो या शेल कंपनियों में उनके करीबियों के निवेश की, फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 24 मई का दिन सीएम हेमंत सोरेन के लिए अहम होगा। इसी दिन झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन पर सबसे बड़ा संकट। आखिर सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा?
खदान लीज से लेकर शेल कंपनी तक सुनवाई। क्या डूब जाएगी सीएम की सियासी कश्ती? झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आखिर सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा? क्या होगा शेल कंपनी में सीएम के करीबी लोगों के निवेश का? ऐसे तमाम सवाल का जवाब राज्य की जनता जानना चाहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये संकट खदान लीज से लेकर शेल कंपनियों में उनके करीबियों के निवेश को लेकर भी है। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को अब देखेगा। 24 मई को हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इन दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। और अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सरकार ने जो तर्क दिए हैं उसी तर्क के आलोक में उस पक्ष को कोर्ट सुनने का काम करेगी। दरअसल खदान लीज से लेकर शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सीएम पर कई सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अगले कदम को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में सबके अपने अपने तर्क हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी दल के तेवर तल्ख हैं। राज्य की जनता को इंतजार है कि न्यायालय में इस संबंध में क्या फैसला आता है और चुनाव आयोग के द्वारा जो पूछताछ करने की बात हो रही है उसके बाद वो क्या निर्णय सुनाते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा कि जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन आरोप हैं। जो एक स्थिति बनी है भ्रष्टाचार की इस राज्य में, उसमें बहुत सी बातें जो मीडिया में आई हैं, जो ईडी के जांच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सामने आई है जनता के बीच में, वो बहुत ही राज्य को शर्मसार करने वाले मामले हैं। बीजेपी की निगाहें कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कुछ लोग कोर्ट के आदेश से पहले अपना आदेश सुना रहे हैं। वही होगा जो झारखंड की जनता की चाहत है, वो नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अनर्गल आरोप लगा करके या पूरे प्रकरण को अगर हम देखेंगे तो पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अदालती आदेश या संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के आदेश के पहले ही अपने अपने आदेश को निर्गत करने लगे हैं। तो ये झारखंड की जनता नंगी निगाहों से देख रही है। बहरहाल हेमंत सरकार के भविष्य के लिए 24 मई एक अहम तारीख साबित हो सकती है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई होनी है। वहीं 24 मई को ही झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश, माइनिंग लीज और मनरेगा मामले में सुनवाई होगी। 24 मई की तारीख पर सभी की नजर है। 24 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में सेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई है। दरअसल 17 मई को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से एक ऑर्डर हुआ था जिसको लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां एसएलपी दायर किया गया है। उसी को लेकर 24 मई को सुनवाई होनी है। 24 मई को ही झारखंड हाई कोर्ट में माइनिंग लीज, सेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में भी सुनवाई होनी है। लेकिन अगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सेल कंपनी से जुड़े मामले में कोई सुनवाई होती है, कोई फैसला आता है, तो झारखंड हाई कोर्ट में उससे जुड़े मामले में सुनवाई जो है प्रभावित हो सकती है। फिलहाल सभी की नजरें 24 मई को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट पर रहेगी। वहीं चुनाव आयोग में 31 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अपना पक्ष रखे जाने को लेकर भी चर्चा तेज है। मतलब साफ है, अभी झारखंड का सियासी पारा चढ़ा ही रहेगा कि अब चुनाव आयोग 31 मई के बाद जब मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे तब क्या कर सकती है। बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 9A के मामले के तहत सदस्यता रद्द करने की बात हो रही थी, क्या उस ओर चुनाव आयोग बढ़ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब अपनी राय रखेंगे, जब अपना पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे तो चुनाव आयोग उससे सहमत होगा? अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए माने, तो फिर प्लान बी क्या है? क्या प्लान बी में ये हम कह सकते हैं कि उनके पिता सांसद शिबू सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और आने वाले वक्त में ये तय हो जाएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो ये संकट के बादल हैं वो छटेंगे,
कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और उधर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के अस्पताल पल्स का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। पल्स हॉस्पिटल भुईहरी जमीन पर खड़ा है। अस्पताल के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। पल्स हॉस्पिटल का खुला कच्चा चिट्ठा, आलीशान हॉस्पिटल का खुल गया राज। भुईहरी जमीन पर खड़ा पल्स हॉस्पिटल, अवैध है पल्स हॉस्पिटल का निर्माण। ना जमीन का म्यूटेशन, ना ही कटती है रसीद। कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक तरफ पूजा सिंघल की मनरेगा से माइनिंग तक काली कमाई का खुलासा हो रहा है, तो दूसरी तरफ पल्स हॉस्पिटल के डीएनए का भी खुलासा हो रहा है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। पल्स हॉस्पिटल की भुईहरी जमीन से जुड़ी जांच रिपोर्ट रांची उपायुक्त को उपलब्ध करा दी गई है। रिपोर्ट से साफ है कि पल्स हॉस्पिटल जिस जमीन पर बनी है वो भुईहरी जमीन है। जमीन का कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, ना ही इसकी रसीद कट रही है। जमीन पर बने पल्स अस्पताल का निर्माण ही गलत है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का हॉस्पिटल पल्स का खुलासा। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय पल्स हॉस्पिटल के पास हूं और आप पूरी तरह से देखें, ये बरियातू रोड है और ये जो बनाया गया है सिक्योरिटी, ये भी सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जितनी भी गाड़ियां पार्किंग है अवैध तरीके से ये बनाया गया है। लेकिन आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूं कि जिस तरह से इस हॉस्पिटल के लिए जमीन का म्यूटेशन हुआ था वो बिल्कुल अवैध था, क्योंकि ये जमीन जिस हॉस्पिटल पर बना हुआ है ये भुईहरी जमीन है और डीसी को जांच की रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में पल्स अस्पताल जिस जमीन पर बनी है वह भुईहरी जमीन है। जमीन का कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है और ना ही कभी रसीद कटी है, इसलिए जमीन पर बनी पल्स अस्पताल का निर्माण ही गलत है। पल्स हॉस्पिटल की जमीन को लेकर न्यूज 18 ने पहले ही खुलासा कर दिया था। वर्तमान अपर समाहर्ता के कार्यालय से फाइल लापता हो जाने के बाद तत्कालीन अपर समाहर्ता से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। अब न्यूज 18 के दावों पर मुहर लग गई है। दरअसल पल्स की कुल 33 डिसमिल की ये जमीन कई हिस्सों में बेची गई है, जिसमें 30 डिसमिल जमीन पल्स संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से बेची गई है, जिसके डायरेक्टर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं। वहीं 3 डिसमिल जमीन अभिषेक झा की मां अमिता झा को बेची गई है। इसकी रजिस्ट्री जमीन के मालिक रंजीत मल्लिक की पत्नी और उनकी बहू की ओर से की गई है। प्रमोटर्स और मलिक फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद पंचवटी के प्रमोटर्स के डायरेक्टर ने अभिषेक झा को ये जमीन 3 करोड़ 60 लाख में बेची और ये डील पूरी की। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि ईडी हर बिंदु की बारीकी से जांच कर रहा है और जो भी सच है सामने आ जाएगा। और भुईहरी जमीन पर बिना म्यूटेशन के बैंक का लोन देना, हॉस्पिटल बनना, नक्शा पास होना, सभी एक जांच के दायरे में आता है, वो नहीं होगा। तो सभी चीज़ ईडी और के कोर्ट में मामला लंबित है और मुझे विश्वास है कि जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो सामने आएगा बात। पल्स हॉस्पिटल भुईहरी जमीन पर बना है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है भुईहरी जमीन। दरअसल पल्स की खतियानी जमीन भुईहरी नेचर की है, जिसका रिकॉर्ड राज्य सरकार के रिकॉर्ड रेवेन्यू में नहीं आता, मतलब इसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। भुईहरी जमीन मूल मालिक या वंशजों के पास ही रहती है। भुईहरी जमीन पर पल्स अस्पताल के निर्माण पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पूजा सिंघल ने अपने रुतबे का इस्तेमाल कर सिस्टम को हाईजैक कर लिया? महज 3 कट्ठे की जमीन पर करोड़ों का लोन कैसे मंजूर हो गया? 3 कट्ठे के बजाय 33 डिसमिल जमीन पर बने अस्पताल का निर्माण कई सवाल खड़े कर रहा है। बगैर नक्शे के अस्पताल के निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।